हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन कुछ वो बातें बताऊंगा जो आपको चैम्पियन बना डालेंगी। जो कमेंट्स आप लोगों ने मुझे दिए हैं पिछले एक वीक के अंदर, उससे मैं बहुत एनर्जेटिक हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल का हर बच्चा एनर्जेटिक रहे और हर एग्ज़ाम को क्रैक करे। तो कोई भी एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक होता है, उसकी क्या मैकेनिज़्म है, क्या मैकेनिज़्म फॉलो की जाती है, हर वो बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो किन स्टेप्स से होकर निकलता है कि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, वो सारी बातें मैं आपसे बोलने वाला हूँ। सबसे पहली बात है बच्चों ये कि जब आप किसी दिन की शुरुआत जब सो के उठते हैं सुबह, तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने गोल को दिमाग में रिकॉल करें कि मैं किस के लिए पढ़ रहा हूँ, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। वो रिकॉल डेली दिमाग में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बेटा ये रहेगा मेरा कि जब तक मैं फिट नहीं रहूँगा तो शायद मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा। तो एक आदत होनी चाहिए हमारी कि डेली हम तकरीबन 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से हम फिट रहेंगे, हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हमारी मेमोरी भी शार्प होगी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा हर बच्चा सुबह तकरीबन 15 मिनट मेडिटेशन की भी बात करे। फिर आप जब पढ़ने बैठते हैं, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है, उस रूम में जो आपके पढ़ने की जगह है, उस जगह के बिल्कुल सामने, जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सामने आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी रैंक लिखी हुई होनी चाहिए, आपको किस कॉलेज में जाना है वो लिखा होना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये भी हो सकता है कि किस ब्रांच को अडॉप्ट करना, वो ब्रांच लिखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार हैमरिंग करती है तो हम उसके लिए बहुत एनर्जेटिक होकर काम करने लगते हैं। अगली बात बेटा ये रहेगी मेरी कि मैं जिस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ और मैं उसमें सेलेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पूरे सिलेबस के गो थ्रू नहीं हुआ हूँ। बहुत से बच्चों का अभी तक मेरे ख्याल में सिलेबस नहीं हुआ होगा। जब भी हम टेस्ट लेते हैं, बच्चे का स्कोर थोड़ा कम आता है, उसका एक ही बहाना होता है, सर रिवीजन नहीं हुआ था। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने बाद होने वाले हैं और हम अभी तक कह रहे हैं हमारा रिवाइज ही नहीं हुआ। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो तकरीबन 2 से 3 बार, या मिनिमम बोल रहा हूँ 3 बार तो पूरा सिलेबस रिवाइज करते ही करते हैं, और हम कह रहे हैं अभी तक मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ। तो शायद हम ये गलती कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो बचा हुआ समय है उस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें, फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करें और उसको बार बार रिकॉल करें, रिवाइज करें, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। फिर एक बात और है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस मिलने हैं और मैं केवल थ्योरी ही पढ़ता रहता हूँ घर पे, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता, तो एग्ज़ाम में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक जो काम मुझे एग्ज़ाम में मिलेगा वो काम मैं घर पे नहीं करूँगा, उसकी शैडो प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो मेरे ख्याल में मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब बात आई प्रैक्टिस किस बुक से करूँ, कहाँ से करूँ। सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस 10 ईयर के जो पेपर हैं उन पेपर्स के गो थ्रू हो जाएं, और जैसे ही आप 10 साल का पेपर आप अपने हाथ से निकाल लेंगे तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि मेरे एग्ज़ाम में किस सेगमेंट में से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और पेपर देना ही नहीं केवल कि उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, फॉर्मेलिटी कर ली और कोई स्कोर, कैसा भी स्कोर आ गया और मैं फिर नेक्स्ट पेपर दे रहा हूँ। हर अगला पेपर देने से पहले जो पहले मैंने पेपर दिया है उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस बिना एनालिसिस के आगे नहीं बढ़ती है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मैंने किस टाइप के क्वेश्चन गलत किए, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, इसको मैं एनालाइज करूँगा, मैं अपने गलतियों को रिमूव करूँगा, उनको स्ट्रेंथ में बदलूँगा, उनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊँगा, तो निश्चित है मैं सेलेक्ट होऊंगा। नेक्स्ट बात ये भी है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नो डाउट हम स्कोर ले आएंगे, लेकिन हम उस सब्जेक्ट में स्कोर ले आएंगे, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेरे लिए हर सब्जेक्ट का बराबर वेटेज होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के इक्वल क्वेश्चंस आते हैं और इक्वल मार्क्स के आते हैं। चाहे वो चैप्टर टफ है, चाहे वो इजी है, क्वेश्चन एक आने वाला है और उसके मार्क्स मुझे 4 ही मिलने वाले हैं। जबकि जो इजी चैप्टर हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनसे जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो मैं देखते ही सॉल्व कर दूंगा। विदिन 2-3 सेकंड मेरा आंसर आएगा, वो करेक्ट हो रहेगा। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में स्कोर करने की बात है, तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा, कुछ चैप्टर हैं जैसे अपना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। अब देखना इस कोरोना के कारण इन्वायरमेंट कितना प्योर हुआ है। इन्वायरमेंट से 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो नीट है और चाहे वो मेंस है, क्वेश्चन यहाँ से आना है। प्यूरिफिकेशन की टेक्निक वाला चैप्टर है, हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, एस ब्लॉक वाला चैप्टर है, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर है। ये मैंने जितने चैप्टर बोले हैं इज इक्वल टू आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन आना है और इन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो तकरीबन ये 10 क्वेश्चन हो गए। कहाँ मैं एक क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ हूँ और उसके लिए मैं 2-2, 3-3 महीने तक मैंने प्रॉब्लम निकाली है, टफ से टफ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, लेकिन मैं इनको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो शायद मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी का तरीका बदलें, आप थॉट प्रोसेस बदलें कि आप केवल एक चैप्टर पे पीएचडी नहीं करना चाहते, आपको सेलेक्ट होना है। और सेलेक्ट एंटायर सिलेबस को कवर करने से, हर चैप्टर को कवर करने से होगा और हर टॉपिक को आपको प्रॉब्लम निकाल कर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। रही बात ये नेक्स्ट पॉइंट की कि अगला स्टेप क्या हो मेरे लिए, तो कभी भी नो डाउट बच्चा जब इतने समय तक, लंबे समय तक पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो बार बार सोचता है, वो बार बार अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट करता है कि क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा। मैं फिर बोलता हूँ बच्चों, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नेगेटिव अप्रोच दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। और यदि नेगेटिव अप्रोच आपके ब्रेन में इंजेक्ट की जा रही है किसी फ्रेंड द्वारा या परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में बात करना अभी ठीक नहीं है। एग्ज़ाम के बाद अपना रिजल्ट अपने आप उन लोगों से बात करने लगेगा। तो हमेशा इस पीरियड में, एग्जामिनेशन पीरियड में, एग्ज़ाम से 1 महीने के पहले के समय में उन्हीं लोगों से बात होनी चाहिए, चाहे वो परिवार के हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल है, जहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो मुझे मोटिवेट करता है। क्योंकि ये सब कुछ खेल मोटिवेशन का है। और ये जो लास्ट 1 महीना है, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत बड़ी संख्या के बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। 10-15% बच्चों का स्विंग ऐसा होता है जो एंड टाइम पर या पिछले लास्ट के 1 महीने में सेलेक्ट हो जाता है। सिर्फ इन चीज़ों को मैनेज करके, मेरे इन तरीकों को पढ़कर या इन तरीकों से पढ़कर वो सेलेक्ट हो जाएगा। रही बात ये कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो जेईई मेंस दे रहे हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आपने एडवांस को क्वालिफाई ही कर लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चे, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं, जो जेईई मेंस दे रही हैं इस बार, यदि उन्होंने एडवांस को क्वालिफाई कर लिया तो मानकर चलें आपको आईआईटी मिलेगा। क्योंकि 20% सीट्स आईआईटी में गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। बहुत ज़बरदस्त शानदार मौका है उनके लिए कि थोड़ा सा एफर्ट और डाल दें, थोड़ा सा और प्रयास कर लें और आईआईटी में पहुंच जाएं। जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। और न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस तरह से काम करके सेलेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशंस आपको सेलेक्ट करवाएंगी। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। अपने पे कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाएं कि सर मैं ऐसा कर लूँगा क्या, सर मेरे 150+ केमिस्ट्री में जाएंगे क्या सर मैं 700 ला सकता हूँ क्या। हर साल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, बच्चे ही प्रूव करते हैं अपने आप को और हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। 720 में से 720 भी लाए जा सकते हैं नीट के अंदर, 300 में से 300 भी लाए जा सकते हैं मेंस के अंदर। बस एक ही काम है कि अपने गोल को फोकस रख के तैयारी करना। मेरे ख्याल में ये जानकारियाँ बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। मैं चाहूँगा बच्चों खूब एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।